हेलो बच्चों। अब तक मैंने आपको भारतीय संविधान की 10 विशेषताओं के बारे में समझा दिया था, जिसमें पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान। चौथी है लिखित एवं निर्मित संविधान। पांचवी विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। छठवीं विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। सातवीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आठवीं विशेषता है समाजवादी राज्य। और नवीं है वयस्क मताधिकार। और 10वीं है पंथ निरपेक्ष राज्य। आज हम यहाँ से आगे भारतीय संविधान की 11वीं विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें 11वीं विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। तो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया। तो यानी हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया, आगे के भविष्य की स्थितियों को ध्यान में रखा और संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया, जिसकी वजह से हमारे भारतीय संविधान को एक विलक्षण दस्तावेज का दर्जा प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है। तो जैसे हमारे भारत देश का संविधान बना था, तो जिसमें भारतीय संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीज़ों को ग्रहण किया, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका ने हमारे भारत देश के संविधान की ज़्यादातर चीज़ों को अपने देश के संविधान में सम्मिलित किया। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, ये भारतीय संविधान की 12वीं विशेषता है कि जैसे हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी नज़र आते हैं और संघात्मक, अर्थात भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है कि यहाँ दोनों ही प्रकार के लक्षण हमें नज़र आते हैं, एकात्मक भी और संघात्मक भी। तो भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी हमारे भारत देश के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि उसकी जगह किसका प्रयोग है, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है, यानी भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, जिसमें पहला अनुच्छेद है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत राज्यों का एकक होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। तो यानी भारत में अनेकों राज्य हैं, जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी से मिलकर के नहीं भारत एक देश बनता है। तो यहाँ पे राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी, यानी हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। यानी हमारे जो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि केंद्र के पास में ज़्यादा शक्तियाँ हों और राज्यों को भी शक्तियाँ प्राप्त हों। केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ इसलिए दी गई थी ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, और राज्यों को भी ये अधिकार दिए गए थे कि ताकि राज्य अपने स्तर पर अपने राज्य के लोगों का विकास कर सकें। तो अर्थात हमारे देश के संविधान में संघात्मक एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। तो ये हम निम्न तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। तो जिसमें आपके शक्तियों का विभाजन करने के लिए 4 सूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिनके नाम है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। जिसमें संघ सूची के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है और उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है, अर्थात संसद को। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है
लेकिन अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो या देश में आपातकाल लग गया हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ उन दोनों को मिलकर के होता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के नहीं इस पर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर किसी विषय को लेकर दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में समवर्ती सूची के विषयों पर अंतिम निर्णय केंद्र का ही मान्य होता है। और जो अवशिष्ट सूची होती है उसके अंतर्गत जो भी विषय शामिल होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 4 सूचियाँ हैं। संघ सूची पर सिर्फ केंद्र को ही है, राज्य सूची पर राज्यों को होता है, लेकिन अगर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहाँ पे भी केंद्र को ही प्राप्त हो जाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों को मिलकर के होता है, लेकिन विवाद की स्थिति अंतिम निर्णय केंद्र का ही मान्य होता है। और उधर जो चौथी सूची है अवशिष्ट सूची, उसके विषय में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा आपके अखिल भारतीय सेवाएं यानी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है उन पर भी केंद्र का ही अधिकार होता है। इसके बाद एक है इकहरी नागरिकता, यानी हमारे भारतीय संविधान में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है, इकहरी नागरिकता, यानी हम सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, हमें राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। इसके बाद में जैसे राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार, यानी अगर कोई नया राज्य बनाना है या पहले से कोई राज्य है उसको समाप्त करना है तो ये सब अधिकार किसको प्राप्त होता है? संसद को। इधर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा आय प्राप्ति के स्रोत मिले हुए हैं, अर्थात ये कहें कि केंद्र के पास में ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है या होता है और केंद्र ही राज्यों को पैसा प्रदान करता है, या यूँ कहें कि राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर हैं पैसे के लिए। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, यानी हमारे देश का सिर्फ एक ही संविधान है और अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग संविधान नहीं है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। अब है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जैसे आपके सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जिसमें आपके तीसरा अंग है न्यायपालिका, तो जिसे स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो अपने निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक ढंग से ले सके। तो संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा, यानी न्यायपालिका के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हमारे संविधान की सुरक्षा करती है। साथ ही साथ प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, उसकी रक्षा करती है। जनता के जो मौलिक अधिकार हैं, यानी हमें जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनकी सुरक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी हमारे देश का जो सबसे ऊपर का न्यायालय उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और राज्य स्तर पर एक उच्च न्यायालय होता है। तो उन सब के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, वो महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा संसद के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। यानी न्यायाधीशों को नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा मिलती है, लेकिन उन्हें पद से महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा कौन हटा सकता है? संसद। तो कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, कहने का तात्पर्य है जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है या कार्यपालिका ने जो कार्य किया है अगर वो संवैधानिक दायरे में नहीं है तो न्यायपालिका उसको प्रतिबंधित कर सकती है या रोक लगा सकती है, या वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पुनरावलोकन के लिए कह सकती है।
पुनरावलोकन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का दोबारा से अवलोकन करना या आकलन करना। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जैसे हम आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जिसमें एक अधिकार है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। और ये जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत ही हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है, या यूँ कहें कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में कई लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है न्यायपालिका को, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपके 14वीं विशेषता कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, जैसे अभी हमने 12वीं विशेषता पढ़ी थी कि भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हम आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन कर सकें, लेकिन संविधान में संशोधन करने के जो तरीके या प्रक्रियाएँ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हमारे संविधान में कुछ चीज़ों में संशोधन करने के लिए कठोरता का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर लचीलेपन, यानी जहां आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। भाई जैसे आवश्यकता के अनुसार हमें लगता है कि भाई इस चीज़ में कोई बदलाव होना चाहिए या कोई नई चीज़ जोड़ी जानी चाहिए, तो ये सब कुछ कैसे संभव होता है? संविधान में संशोधन के द्वारा। तो संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि अनुच्छेद 368 में दी गई है। ये आपके जैसे प्रश्न आ जाता है, 1 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है? तो उस अनुच्छेद का नाम है 368।